तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो फाइनली दोस्तों आप सभी तमाम छात्र एवं छात्राओं के लिए हम फिर से इस वीडियो में लेके आ चुके हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री के टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे अब आपके बोर्ड परीक्षा शुरू होने में बहुत ही कम दिनों का समय बच रहा है। ऐसे में अब आपको वही पढ़ने की जरूरत है जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। तो फाइनली दोस्तों हम सब्जेक्ट केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में लेके आ चुके हैं जो आपके परीक्षा के देखते हुए तैयार किया गया है। और आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपको सीधे परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। तो सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और जितना हो सकता है इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे इससे पहले आपके अपने इस चैनल पे, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे आपके अपने इस चैनल पर लगातार क्लास चल रही है और आपके परीक्षा को देखते हुए सारा का सारा प्रश्न को सेट किया गया है और मैं आपको सारा का सारा विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी विषय का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो सभी वीडियो को आप देखिएगा और ठीक है जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम प्रश्न की ओर जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वे सभी प्रश्न को देखते हैं। आप लोग कृपया इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नई बार है तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक घंटी आएगा, उसको दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको हम लेके चलते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए बताना है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचे में देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो आपको चार ऑप्शन दिया गया है इनमें आपको बताना है कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप लोग ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया गया है P4O10, ठीक है। ये दोस्तों क्या हो जाएंगे तो ये एक प्रकार का जो है आपको क्रिस्टलीय ठोस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर बी देखिए आपको P4 दिया गया है तो P4 क्या हो जाएंगे, ये भी दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस हो जाएंगे, ये भी इसका आंसर नहीं होंगे। सी देखिए तो यहाँ पे दोस्तों ग्रेफाइट दिया गया है तो ग्रेफाइट भी दोस्तों क्या है एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है, ये भी इसका आंसर नहीं होंगे। और यहाँ पे दोस्तों जब आप लोग डी देखिएगा तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक दिया गया है, ठीक है। और प्लास्टिक क्या है तो दोस्तों प्लास्टिक आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। क्या है दोस्तों तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो यही दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएंगे। यही आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएंगे प्लास्टिक। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है प्लास्टिक जो है एक क्या है तो ये दोस्तों एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। इसी प्रकार के देखिए प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, बोआ टाइप का प्रश्न। और इजीली दोस्तों आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव में बढ़िया स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। कहे तो आप 35 में 35 स्कोर यहाँ पे ला सकते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी, ठीक है। तो बस आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में बताना है। अगर ये आप लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको भली भांति मालूम होगा कि दोस्तों पिंड केंद्रित, ठीक है। देखिए आपको याद रखना है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में जो है दोस्तों परमाणु की संख्या टोटल जो है 2 होता है। कितना होता है 2 होता है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। अभी दोस्तों ज़्यादा समझाने बताने की जरूरत है नहीं, ये सब आपको बस ध्यान रखना है और माइंड में सेटअप कर लीजिए कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में जो है परमाणु की संख्या कितना होता है दोस्तों तो 2 होता है, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका ए राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखना है दोस्तों। चलिए बढ़ते आगे। सारा का सारा प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा के देखकर ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो आराम से इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछा जा रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या होती है। देखिए बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा आप ध्यान दीजिए। आपको बताना है दोस्तों घनाकार क्रिस्टल में देखिए बहुत सारे बच्चे जो है इसका ऑप्शन डी लगा देंगे, 14 होता है, जो कि यहाँ पे इसका राइट आंसर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है घनाकार क्रिस्टल में। यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछता
कि ब्रेबस जालकों की संख्या कितनी होती है टोटल, ठीक है। पूछता है कि कुल जो है ब्रेबस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो आपको तब जो है ऑप्शन नंबर डी में लगाना था, ठीक है, 14। लेकिन अभी यहाँ पे देखिएगा तो आपसे पूछा जा रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में, ठीक है। तो आपसे मित्रों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, घनाकार क्रिस्टल में जो है कुल जो है ब्रेबस जालकों की संख्या 3 होता है, ठीक है, 3 को होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है वी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि घनाकार क्रिस्टल में जो है ब्रेबस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो 3। और वहीं पे दोस्तों पूछेगा कि कुल जो है ब्रेबस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो 14, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है प्रश्न में, तो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि घनाकार क्रिस्टल में जो है ब्रेबस जालकों की संख्या कितना होता है, तो 3, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का भी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन 4 पे। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे भी जा चुके प्रश्न है और आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर शॉर्ट की हो जाएंगे, ऑप्शन और बी जो है राइट हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट की दोष के कारण जो है क्रिस्टल के घनत्व में जो है कमी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका वी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, आपको मालूम होनी चाहिए कि मोलरता का जो है किस रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। मोलरता पूछा जा रहा है, मोलरिटी, ये तो आप नाम सुने भी होंगे, ठीक है। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, इसको जो है मोल पर लीटर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, मोल पर लीटर। ये देखिए आपको ऑप्शन कहाँ में दिया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिएगा तो ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, मोल पर लीटर में, ठीक है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 5 का ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं देखते देखते क्वेश्चन नंबर 6 पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि विलायक के 1000 ग्राम में, ठीक है, ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित हो तो घोल का कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और न्यूमेरिकल प्रश्न है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। आपको हम बताना चाहेंगे, इसे सोल्व करने के बाद देखिए आपको जो आंसर आ जाएंगे ये आपको ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। 0.1 जो है मोलल आ जाएंगे, ठीक है, क्या आ जाएंगे 0.1 मोलल, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी तन्नु घोल का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपकी परीक्षा में आ चुके हैं। आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, देखिए पूछा जा रहा है कि किसी तन्नु, ठीक है, तन्नु घोल का जो अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है, तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों ये निर्भर करता है विलय के कणों की संख्या पे, ठीक है। 7 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, विलय के कणों की संख्या पर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तनु घोल का जो अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है ये विलय के कणों की संख्या पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि किसी विलयन के प्रासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है, ये आपको बताना है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और वो फार्मूला आपको भली भांति दोस्तों मालूम भी होगा और नहीं मालूम है तो जान लीजिए दोस्तों। एक फार्मूला होता है पाई भी बराबर दोस्तों होता है NRT, ठीक है। क्या होता है, पाई भी बराबर NRT, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब दोस्तों देखिए हम नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग कहिएगा कि सर जी इसको हम लिख सकते हैं पाई बराबर NV और R, ठीक है। इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम N/V के रूप में इसको क्यों लिखे, तो यहाँ पे दोस्तों इसका एक रीजन है। N/V के रूप में लिखने से क्या होगा, जो N/V है ना, आपको एक फार्मूला पढ़े होंगे, तो N/V बराबर क्या होता है दोस्तों, तो ये जो है आपको C के बराबर आ जाता है। किसके बराबर, C के बराबर। तो यहाँ से दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएंगे, तो पाई बराबर दोस्तों देखिए जो N/V है इसको हम लिख सकते हैं C और आगे क्या हो जाएंगे, तो दोस्तों RT, ठीक है। क्या आ गया, तो यहाँ पे दोस्तों पाई बराबर CRT आ गया, ठीक है। अब देखिए ये आपको कहीं ऑप्शन मिल रहा है तो कहिएगा कि नहीं सर जी ये तो ऑप्शन कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो अब इसी को देखिए हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, पाई यहाँ पे है और जो सी यहाँ पे है ना, इसको हम इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएंगे, तो पाई के बट्टे में आ जाएंगे। तो ये यहाँ से खत्म होकर इस नीचे में आ गया है, तो पाई अपॉन सी बराबर जो है RT आ गया, ठीक है। और ये जब आप लोग देखिएगा तो आपको ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया गया है और पाई अपॉन सी बराबर RT, ठीक है।
तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न बनते हैं और काफी जो है आसान प्रश्न है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो है बी राइट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जा रहा है दोस्तों कि विद्युत धारा की वह मात्रा जो SuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है तो क्या हो जाएंगे। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे इसका जो राइट आंसर है ये आपको 2 फ्राइडे हो जाएंगे। ठीक है, 2 फ्राइडे हो जाएंगे। आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है CuSO4 के जो है घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो मान हो जाएंगे 2 फ्राइडे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। फ्राइडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है। प्रथम नियम दोस्तों याद कीजिए, फ्राइडे के प्रथम नियम को याद कीजिए। आप लोग पढ़े होंगे अपने गुरुजी के पास दोस्तों, m बराबर क्या होता है ZCT। क्या होता है दोस्तों ZCT। ठीक है, ये देखिए आपको ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों बीम दिया गया है। ये तो काफी आसान प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था। फ्राइडे के प्रथम नियम, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का बी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए किसी भी विलयन की जो सांद्रता घटने के साथ, ठीक है, सांद्रता तो जैसे ही घटेगा तो मोलर दोस्तों जो चालकता है ये बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे खोजिए कहीं पे ऑप्शन, जो मोलर चालकता है ये बढ़ती है सांद्रता जो है घटने के साथ ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो आपको देखिए ऑप्शन ए ही में दिया गया है, मोलर चालकता बढ़ती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ जो है मोलर चालकता जो है बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 का ए। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार आपकी परीक्षा में उतर चुके प्रश्न है। और जितने भी छात्र छात्राएं अभी तक इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं तो फिर क्या कर रहे हैं आप लोग, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को मालूम होनी चाहिए जो लेड संचायक है ये दोस्तों क्या है, प्राथमिक सेल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते आगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे देखिए आपको दोस्तों ऑप्शन देखना है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है ताप। तो ताप दोस्तों क्या है, तो ये जो है दर को प्रभावित करता है, बिल्कुल ये भी करता है। दाब भी करता है दोस्तों, सांद्रण भी करता है। और यहाँ पे देखिए तो इनमें से जो है सभी हो जाएंगे। ये तीनों जो है दोस्तों दर को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे। यहाँ पर देखिए हम दोस्तों देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन 14 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का की जो है इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये काफी आसान प्रश्न है और आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का मान होता है। ये देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन, हाँ यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको ऑप्शन एम दिया गया है, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यही होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो है ए राइट हो जाएंगे, मोल पर लीटर सेकेंड। ठीक है, यानी कि दोस्तों मोल लीटर मिनट और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का ए। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसके 50% पूरा होने में समय लगेगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोग इसका आंसर जान लीजिए। इसका दोस्तों राइट आंसर 16 मिनट निकलेगा सोल्यूशन करने के बाद, यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसके लिए जो एक फार्मूला का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए एक फार्मूला याद रखना है। एक फार्मूला होता है दोस्तों के बराबर होता है दोस्तों 2.303 बटा टी और यहाँ पे दोस्तों लोग ए। ठीक है, लोग ए बटा ए माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे सभी का मान पुट कर दीजिए और यहाँ पे दोस्तों आपको सॉल्व करने के बाद जो राइट आंसर है ये आपको ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे 16 मिनट। ठीक है, जब 32 मिनट में जो है 50% दोस्तों पूरी हो गई तो 50% पूरा होने में जो है 16 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो हम कई बार आपको देखिए करा चुके हैं, ये प्रश्न हर बार आता ही है। और यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, जो इस प्रकार से दिया गया है, तो इस अभिक्रिया की कोटि। देखिए दोस्तों, आपको इस अभिक्रिया की कोटि बताना है, तो आपको दोस्तों ये देखना है कि जो सांद्रता दिया गया है, यानी कि दोस्तों जो ए और बी का सांद्रता पद का जो पावर है, ठीक है, सांद्रता पद यानी कि दोस्तों ए और बी का जो पावर है, यहाँ पे दोस्तों उसको जोड़ देना है, ऐड कर देना है। जैसे देखिए ए सांद्रता पद का जो पावर है वो 2 है और बी का नहीं कुछ है, कितना है 1 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 दे दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों आपसे पूछेगा तो आपको इस प्रकार से इजीली सॉल्व कर लेना है। जो सांद्रता पद का जो पावर दिया रहेगा उस सभी को ऐड कर देना है, सम कर देना है। इसका दोस्तों फिलहाल जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 का बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों हम बढ़ते आगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्नों का आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है जो आपको वेग दिया रहेगा उसमें सांद्रता पद की जो पावर है उन सभी को ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होती है। तो देखिए इसके लिए दोस्तों जो अधिशोषण की जो ऊष्मा होती है ये आपको ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ठीक है, इसका दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए, जो भौतिक अधिशोषण के लिए जो अधिशोषण की ऊष्मा होती है ये दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 17 का है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो पदार्थ जल का पृष्ठीय तनाव कम कर देता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो आप सभी दोस्तों को मालूम होनी चाहिए, पृष्ठीय सक्रिय कारक हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएंगे 18 का डी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं 19 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? कोलाइडी विलयन का दोस्तों जल में जो है कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है, इनमें से कौन? तो यहाँ पर देखिए आपको हम बताना चाहेंगे, तो जो दोस्तों जो स्टार्च है, ठीक है दोस्तों, जो स्टार्च है ये जो है जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका राइट सी हो जाएंगे 19 का सी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। काफी इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में कौन जो है पाइसी कारक है? पाइसी कारक दोस्तों कौन सा हो जाएंगे? ऑयल हो जाएंगे, तेल हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएंगे, 20 का बी। चलिए बढ़ते आगे। इस समय तो ज्यादा बताने वाला है नहीं, ये सरासर आसान प्रश्न है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कि कालामाइन निम्नलिखित में किस धातु का ऐसक है? तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे कालामाइन जो है ये आपको यहाँ पे हाँ जिंक का दोस्तों जो है ठीक है, जिंक का जो है ऐसक है। ठीक है, किसका हो जाएंगे? जिंक का जो है ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आपको डी में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि मोंट प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है दोस्तों? निकेल। ठीक है, निकेल का जो है शुद्धिकरण किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है? ठीक है, अवकारक यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, जो देखिए सबसे पहला क्या है? कार्बन है, सी है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये अवकारक नहीं होगा। जिंक भी नहीं होगा यहाँ पे दोस्तों। सोडियम यानी सोडियम ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम। ठीक है, डी में देखिए यहाँ पे आप लोग एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम जो है दोस्तों ये आपको अवकारक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, 23 का डी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लोहा धातु के निष्कर्षण के दरम्यान निम्नलिखित में कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये तो काफी आसान प्रश्न है दोस्तों। क्या हो जाएंगे? CaSiO3। ठीक है, CaSiO3 जो है धातु मल के रूप में प्राप्त होता है। ये देखिए आपको ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सी में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अभी तक जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं और एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। यहाँ पर दोस्तों हम देखिए आ चुके हैं 25 पे, और आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। ये तो बोआ टाइप का प्रश्न है। क्या हो जाएंगे दोस्तों? हीलियम हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? हीलियम। हीलियम को He से सुनिश्चित करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हीलियम हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन ये भी दे सकता है He। ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या होता है? H होता है नाइट्रोजन का।
N होता है और आर्गन का AR, ठीक है। तो इस में भी दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको जो है H यानी कि दोस्तों हीलियम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है V हो जाएंगे 25 का भी, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं क्वेश्चन 26 पे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? हम आपको दोस्तों कई बार ये प्रश्न करवा चुके हैं और ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। मोस्ट VVI प्रश्न है ये आपके परीक्षा के लिए, इसे आप लोग रट लीजिए या माइंड में सेट कर लीजिए। इसमें देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है और यहाँ पे आपको सिर्फ क्या याद रखना होता है, तो FON, ठीक है, FON याद रखना है दोस्तों। आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, देखिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, FON, ये तीनों जो है, ठीक है, ये तीनों जो है H के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है फ्लोरीन और ऑक्सीजन और जो ये नाइट्रोजन है, ये तीनों मिलकर जो है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पे दोस्तों जिसमें ये तीनों नहीं रहेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये प्रश्न हम कई बार आपको करवा चुके हैं। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएंगे? HCl, ठीक है, HCl हो जाएंगे। देखिए इसमें ना तो कोई फ्लोरीन है, ठीक है, ना ऑक्सीजन है और ना दोस्तों क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, इन तीनों में से कोई नहीं है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड दोस्तों नहीं बनाएगा HCl। तो याद रखना है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, बस इसे आपको मैन्यू सेट कर लीजिए। यहाँ पे HCl इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, 26 का जो C हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए आ चुके हैं 27 पे, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, दोनों दोस्तों एक दूसरे का अप्रूफ है, ठीक है, क्या है, अप्रूफ हो जाएंगे। 27 का जो है C दोस्तों राइट हो जाएंगे। ये बिल्कुल बोआ टाइप का प्रश्न है, सरा बिल्कुल आसानी से इसे आप लोग सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन द्विभाषमी अम्ल है? द्विभाषमी अम्ल दोस्तों क्या हो जाएंगे? द्विभाषमी देखिए पूछा जा रहा है तो हाइड्रोजन 3 होगा और PO3, ऑक्सीजन भी जो है 3 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएंगे, ऑप्शन आपको M दिया गया है, 28 का जो है राइट आंसर ऑप्शन A हो जाएंगे, ठीक है, द्विभाषमी यहाँ पे ऑप्शन A हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं 29 पे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है, किसमें है दोस्तों? देखिए D ब्लॉक में। ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न आपसे पूछ लिया, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। संक्रमण तत्वों को जो है हम D ब्लॉक में, ठीक है, आवर्त सारणी को जो है D ब्लॉक में रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पे दोस्तों C हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं 30 पे, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? संक्रमण तत्व का युग्म बताना है दोस्तों, संक्रमण तत्व, ठीक है, जो देखिए D ब्लॉक के अंतर्गत आएगा, कौन हो जाएंगे? तो पहला देखिए क्या है, सोडियम और कैल्शियम है, तो ये क्या होंगे, संक्रमण तत्व होंगे। तो ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, नहीं होंगे, ठीक है। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये भी नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सल्फर और फ्लोरीन है, ये भी नहीं होंगे। और यहाँ पे देखिए ठीक है Cu यानी कि दोस्तों क्या हो जाएंगे, कॉपर और लोहा, ठीक है, Fe लोहा, ठीक है, ये दोस्तों आपको जो है यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। कॉपर और जो लोहा है ये संक्रमण तत्व के का जो है युग्म है, ठीक है, ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे D राइट हो जाएंगे। 30 का जो है राइट आंसर D हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए बोआ टाइप का प्रश्न क्या है दोस्तों, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले दोस्तों देखिए 18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 18 को जो है दोस्तों हम AR, ठीक है, AR लिख सकते हैं। चलिए और देख लीजिए तो क्या हो जाएंगे 3D5, ठीक है, और 4S1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 18 ये हो गया, 18 और 5 कितना हो जाएंगे, तो 18 5 23 1 24, ठीक है, आ गया। ये ऑप्शन मिला, ये कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी है। ये तो काफी आसान प्रश्न आपसे पूछ लिया दोस्तों। 31 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं 32 पे, निम्नलिखित में किन तत्वों में 4f कक्षों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से जो है भरता है, ठीक है, ये आपको बताने दिए। देखिए दोस्तों लेथेनाइड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लेथेनाइड हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 32 का ए। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको पूछा जा रहा है दोस्तों, ये जो कंपाउंड दिया गया है इसमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है। देखिए जिसका पूछा जा रहा है, Fe का पूछा जा रहा है ना, तो उसको X मान लीजिए और प्लस का सिंबल दीजिए। देखिए Cn, ठीक है, तो Cn का क्या होता है दोस्तों, तो Cn का होता है दोस्तों -1, ठीक है। अब इसमें गुना कर दीजिए 6 है, यहाँ पे 6 से, और बराबर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों -3, ठीक है, यहाँ पे। चलिए अब इसको सोल्व कर लीजिए फटाक से, क्या हो जाएंगे x, और यहाँ पे देखिए हो जाएंगे माइनस का सिंबल, -6 बराबर -3। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो x हो जाएंगे -3 और +6, ठीक है, तो बराबर आ गया +3। देखिए ऑप्शन वाला कहाँ पे है दोस्तों, ये वाला आपको ऑप्शन +3 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो है वी राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न आपसे तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो देखिए जिसका आपको ऑक्सीकरण संख्या बताना है ना, उसको x मान लीजिएगा और प्लस करके इस प्रकार से और सभी कमांड पुट करके आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए तो फिलहाल दोस्तों 33 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएंगे। बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा रहा है दोस्तों द हाइब्रिडेशन इन, ठीक है दोस्तों, जो दो कंपाउंड दिया गया इसमें आपको इसका जो है हाइब्रिडेशन बताना है, तो क्या हो जाएंगे, तो इसका दोस्तों हाइब्रिडेशन क्या हो जाएंगे, तो DsP, ठीक है, हाँ DsP2 हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएंगे। 34 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों हम बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन 35 पे, और ये प्रश्न इस सेट का लास्ट प्रश्न होगा, ठीक है। हम आपको दोस्तों बताना चाहेंगे टोटल आपको देखिए परीक्षा में, ठीक है, परीक्षा हॉल में कुल आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात की जाए तो टोटल आपको 70 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, और जिसमें से आपको सिर्फ 35 का ही जवाब देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको किन्हीं 35 प्रश्न का जवाब देना है, और जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, हम सभी विषय का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहा है मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूं। तो सभी छात्र छात्राएं सभी वीडियो को देखिएगा, और जितना हो सकता है वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए प्रश्न लास्ट क्या आपसे पूछा जा रहा है, विटामिन B12 में जो है निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए देखने से पता चल रहा है B12, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएंगे, कोबाल्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, कोबाल्ट, ठीक है, ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएंगे 35 का है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई में जुटे रहिए, है ना। तो आपसे हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी मित्रों को हमारे वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।